Good evening, dear students. Am I audible? Yes, Diya. Am I audible? Okay. Screen दिख रही है? Is screen visible? Okay. So, can you see attributes of an index? चलिए स्टार्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स मतलब इंडेक्स में क्या क्या चीजें दिखती है यूजुअली, ये क्या बताने की कोशिश करता है। इंडेक्स क्या बताने की कोशिश करता है, और हम सबको मालूम है इंडेक्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है या करता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। यहां 3 पॉइंट्स दिए हैं, चौथा पॉइंट गलत होगा, या टोटल 5 या 6 पॉइंट्स दे देंगे। अच्छे से सुनना बेटा। एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड इंडेक्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो इंडेक्स है उसमें क्या क्या चीजें होती है, या इंडेक्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें 6 पॉइंट्स हो सकते हैं और उन लोग बताएंगे बताओ कौन से 3 हैं, या 6 पॉइंट्स बताएंगे और हमको चूज करना है कि कौन से 3 होंगे। तो देखो, अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एक अच्छा मार्केट इंडेक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर बट नेचुरल। अगर आज मैं बोलता हूं कि निफ्टी ऊपर है या निफ्टी नीचे है, तो एक अच्छा इंडेक्स मार्केट का बिहेवियर बताना चाहिए कि भाई मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडेक्स है वो किसी सिंगल पर्सन से इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बराबर है, वो ट्रुथ पे बेस्ड होना चाहिए, सच्चाई पे बेस्ड होना चाहिए, वो सच्ची चीजें बताना चाहिए। तो हम लोग, मैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कोई चीज खरीद रहा हूं या कोई चीज बेच रहा हूं, रिलायंस खरीद रहा हूं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच रहा हूं, तो मेरे लिए थर्ड पार्टी कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेरे लिए थर्ड पार्टी कौन है? इट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कोई सामान खरीद रहा हूं, कोई शेयर्स खरीद रहा हूं या शेयर्स बेच रहा हूं, तो हु इज थर्ड पार्टी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके? अगर ऐसा होगा तो फिर चीटिंग होने के चांसेस हैं, और अगर चीटिंग होगी तो हम सबको मालूम है फिर फायदा क्या ऐसे मार्केट में जहां चीटिंग होगी, जहां मैच फिक्सिंग है। आज अगर हम लोग आईपीएल मैच देख रहे हैं, ठीक है, आईपीएल मैच में हम लोग फेयर गेम देखना चाहते हैं कि भाई गेम हो, दोनों टीम्स ईमानदारी से परफॉर्म करे, और जो ज्यादा अच्छी टीम रहेगी, जो ज्यादा मेहनत करेगी, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, बैटिंग अच्छी करेगी, बॉलिंग अच्छी करेगी, फील्डिंग अच्छी करेगी, उसने जीतना चाहिए। बराबर है। अब मैच देखने के बाद अगर हमको मालूम पड़ता है कि ये तो मैच फिक्सिंग थी, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग फिर मैच देखना बंद करें। क्या फायदा है? द बेस्ट एग्जांपल इज WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। आपने देखा होगा WWF में जो मारामारी बताई जाती है वो क्या सच्ची होती है या झूठ होती है? मैक्सिमम टाइम 99% फेक होती है, और पहले से फिक्स होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन बताया ऐसे जाता है कि नहीं यार, इसको खून निकल रहा था, इसने ऊपर से छलांग लगा दी। आप देखिए, जब भी मारते हैं तो पैर पटकते हैं ताकि आवाज आए। भाई आप पंच मार रहे हो लेकिन पैर पटक रहे हो, पैर पटकने का मतलब क्या है? आवाज आनी चाहिए कि इसको लग गई। तो इट इज फिक्सिंग। ठीक है, हम लोग जो रेसलिंग देखते हैं नॉर्मली या बॉक्सिंग देखते हैं, तो वो ओरिजिनल है। हम लोगों को मालूम है जो बेहतर प्लेयर होगा उसने जीतना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सेम चीज हमारी लाइफ में भी होती है, इंडेक्स के जैसा है कि इन लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होना चाहिए जो शेयर मार्केट। एक अच्छा इंडेक्स वो है जो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड पार्टी शुड बी इंडिपेंडेंट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन। ये किसी की तरफदारी या फेवरिज्म नहीं करना चाहिए।
क्लासरूम के अंदर भी कई बार हम लोगों ने देखा है, अब तक आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, कई बार फेवरिज्म होता है। टीचर है ना, उन्हीं लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है जो उनके पसंदीदा स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करते उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते हैं। तो यहां पे भी सेम चीज इंडेक्स के लिए है कि इंडेक्स शुड बी नो वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। इट शुड बी अ थर्ड पार्टी, लेकिन फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। तो एक अच्छा इंडेक्स थर्ड पार्टी चलाना चाहिए और उसका कोई भी एक सिंगल आदमी उसके ऊपर इंफ्लुएंस नहीं रखना चाहिए। थर्ड, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड। तो ये तीन चीजें अगर एक अच्छे इंडेक्स में हैं तो दैट इंडेक्स इज टर्म्ड एज अ गुड इंडेक्स। और हमारे यहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, तीनों एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट इंपैक्ट कॉस्ट। लेकिन ये इंपैक्ट कॉस्ट स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि इंपैक्ट कॉस्ट ये कोई बड़ा कंसेप्ट या नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मेरे को बताइए एक चीज, बायर, अगर मेरे को बाय करना है या आपको कोई चीज बाय करना है, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे में बाय करना प्रेफर करोगे या कम से कम पैसे में? चलिए हम लोग रौनित, आपने बोला कुछ? कौन बोल रहा है? हु इज देयर? हेलो, चलिए ठीक। हेलो, हाँ, कौन? हु इज स्पीकिंग? मे आई नो हिज नेम? चलो ठीक है, नहीं बताना है शायद उनको। ये मंदिर है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रौनित से पूछते हैं। यस रौनित। सर। रौनित, आप हो? Just a sec, sir. ओके, प्लीज लेट मी नो वन थिंग, इफ यू वांट टू बाय अ शेयर या फिर कोई भी सामान आपको खरीदना, आप सस्ते में खरीदना चाहोगे, कम पैसे में या ज्यादा पैसे में? अगेन देयर इज नो रिस्पॉन्स। चलिए हम लोग दिया से पूछते हैं। दिया, आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा, अब मेरे को बताओ, आप अगर कोई चीज खरीदने जा रहे हो, खरीदना चाहते हो, तो आप सस्ते में खरीदना चाहोगे या महंगे में? कम पैसे में, ज्यादा पैसे में? कम पैसे में। वेरी गुड। और अगर आप कोई चीज बेचना चाह रहे हो तो ज्यादा पैसे में या कम पैसे में? ज्यादा पैसे में। तो अगर मैं बायर और सेलर दोनों को साथ में बताऊं, अच्छे से सुनना बेटा, मैं बायर और सेलर दोनों को साथ में बताऊं और दोनों के प्राइस बताऊं, तो किसका प्राइस हाई होगा? बायर का प्राइस हाई होगा या सेलर का प्राइस हाई होगा? सेलर का प्राइस आया होगा। वेरी गुड, सेलर का प्राइस हरदम हाई होगा। और बायर बायर कम पैसे में खरीदना चाहता है और सेलर ज्यादा पैसे में बेचना चाहता है। ये कॉमन चीज है ना? अब इंपैक्ट कॉस्ट मतलब क्या है बेटा, अच्छे से सुनना, सब लोगों को बता रहा हूं। ये सब हम लोगों ने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी जाती है मार्केट में आलू खरीदने, ठीक है, और रेट चल रहा है, अच्छे से सुनना, रेट चल रहा है, आवाज आ रही है, आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, अलग अलग सेलर चिल्ला रहे हैं। अब मम्मी एक पर्टिकुलर दुकान पे जाती है और एक पर्टिकुलर जो दुकान मम्मी की पहचान की है और बोलती, भाई साहब आलू कैसे दिए? बोलता है, बहन जी 20 रुपए। फिर मम्मी क्या बोलती है, क्या भाई साहब, एक तो मैं आपको भाई बोल रही हूं, आप मेरे को बहन बोल रहे हो, अपनी बहन को लूटोगे क्या ज्यादा पैसे लेके? एक काम करो, 15 रुपए में दे दो।
फिर वो सेलर क्या बोलेगा, बहन जी इतना भी मत लूटो भाई को, क्योंकि ये इतना मेरा खरीदी भाव नहीं है, 15 रुपए में तो मेरा खरीदी भाव नहीं है, एक काम करो 17 रुपए मेरा खरीदी भाव है, आप 18 रुपए दे दो, 1 रुपए तो भाई कमाएगा। अब मेरे को बताइए, आप साची से पूछता हूं, साची जी सर। what was the rate at which seller was selling? So the original rate was 20 and Yes. after negotiation ना original, ठीक है। And what was the rate my mother was willing to purchase? 15 rupees. 15 rupees. लेकिन आखिर में कितने रुपए पे सौदा तय हुआ? 18 rupees. That is impact cost, nothing else. ये impact cost है और कुछ नहीं है। तो बेटा कंसेप्ट देखने के पहले या स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इम्पैक्ट कॉस्ट आता है। इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब जिस पे सौदा हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल एग्जांपल है, शेयर मार्केट में इतना ज्यादा गैप नहीं होता। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं शेयर मार्केट की। अगर आपको शेयर बाय करना है, BUY बाय करना है, तो इसको बाय प्राइस और बिड प्राइस बोला जाता है, BID लिख लो। जब भी किसी को शेयर खरीदना होता है तो इट इज टर्म्ड एज बाय प्राइस और बिड प्राइस, BID बिड प्राइस। ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट, शेयर मार्केट में जब किसी को शेयर्स सेल करना है, बेचना है, तो उसको सेल प्राइस बोलते हैं या फिर आस्क प्राइस बोलते हैं, ASK। तो बिड प्राइस मींस फॉर बाइंग शेयर्स इट इज टर्म्ड एज बिड प्राइस एंड फॉर सेलिंग शेयर्स इट इज टर्म्ड एज आस्क प्राइस। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ओके। अब मेरे को बताइए, बाय प्राइस और सेल प्राइस सेम रहता है इनिशियली या डिफरेंट रहता है? चलो हम रीचा से पूछते हैं। हाँ रीचा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बाय प्राइस और सेल प्राइस सेम रहता है या डिफरेंस? सर डिफरेंट रहता है। ओके। कौन सा प्राइस ज्यादा होगा और कौन सा कम? सर सेल प्राइस ज्यादा होगा, बाय प्राइस कम होगा। वेरी गुड। चलो हम लोग अज्यूम करते हैं कि एग्जांपल लेता हूं, 40 रुपए में शेयर खरीदना है और 40 रुपए या 40 भी नहीं, 4 रुपए में शेयर खरीदना है और 4 रुपए 50 पैसे में शेयर बेचना है। बायर बोलता है 4 रुपए में दे, सेलर बोलता है 4 रुपए 50 पैसे में दूंगा, बराबर है। गैप कितने पैसे का है? गैप कितने पैसे का है? 0.5। 0.5 पैसे। बेटा ये 0.5 पैसे जो गैप है बिटवीन बाय प्राइस एंड सेल प्राइस और बिटवीन बिड प्राइस and ask price, the gap is termed as spread, SPREAD. Write it down. The gap between buy price or bid price and sell price or ask price is termed as spread, SPREAD. लिखा आपने? ओके। तो बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है इंपैक्ट कॉस्ट का, ठीक है। अब इंपैक्ट कॉस्ट एग्जैक्टली थोड़ा सा अलग है, वो हम लोग अब देखेंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसके लिए मैंने सोचा पहले आप लोगों को कंसेप्ट समझा दूं और उसके बाद हम रीड करेंगे विद टेबल्स एंड चार्ट्स, ठीक है। तो लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, व्हाट इज माय लिक्विडिटी? बहुत सारे बायर होने चाहिए, बहुत सारे सेलर होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा बाइंग और सेलिंग में, तभी तो वोलेटिलिटी होगी, फ्लक्चुएशन होगा। तो लिक्विडिटी मींस इजीली आपका माल बिक जाना चाहिए या खरीदना चाहिए। अब माल बिकना और खरीदना किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई? मार्केट में कितना बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स अगर मार्केट में है तो मतलब लिक्विडिटी ज्यादा, कम बायर और कम सेलर है मतलब लिक्विडिटी कम।
तो शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग जुआ खेलना या शेयर मार्केट में ट्रेड करना तब ज्यादा प्रेफर करते हैं जब लिक्विडिटी ज्यादा है। नहीं तो मालूम पड़ा कि मैंने 10,000 शेयर खरीद लिया और बेचने के टाइम पे कोई है ही नहीं या बहुत कम लोग हैं, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। लिक्विडिटी कब ज्यादा होगी? जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। और वॉल्यूम कब ज्यादा होगा? जब बायर और सेलर ज्यादा होंगे, है ना। तो देखो, लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी मतलब क्या? मींस a market where large orders are executed without moving the price। मतलब प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बायर्स भी हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं, एंड दे आर एग्रीइंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। फॉर एग्जांपल, भाई मेरे को 100 शेयर खरीदना है और साची को 200 शेयर बेचना है। मेरे को 4 रुपए में खरीदना है और साची को 4.5 रुपए में बेचना है, 4 रुपीज 50 पैसे। अब ना मैं हिल रहा हूं ना साची हिल रही है, तो ये सौदा कब होगा? या फिर मेरे को रेट बढ़ाना पड़ेगा या साची को रेट कम करना पड़ेगा, या फिर मैं 4.5 रुपए में खरीदूंगा या साची 4 रुपए में बेचने को तैयार हो जाए, तब सौदा होगा, है ना। तो वही है, देखो, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल द ऑर्डर बुक। ये ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक वो बुक होती है जहां बायर और सेलर दोनों दिखते हैं, कि कितने बायर खड़े हैं और कितने रुपए पे खड़े हैं, कितने सेलर्स खड़े हैं और कितने रुपए पे खड़े हैं। तो लेट अस सी द ऑर्डर बुक ऑफ अ स्टॉक एट अ पॉइंट इन टाइम। इट इज एज फॉलोज। क्या स्लाइड चेंज हुई? ये हरदम की बात हो गई। अब बताओ क्या स्लाइड चेंज हुई? अब बेटा सिर्फ टेबल के ऊपर कंसंट्रेट करो, सिर्फ टेबल के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट करना। सीरियल नंबर भूल जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भूल जाओ। बायर 1000 क्वांटिटी वाला बायर खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिस्टर ए ये 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर कंपनी का 4 रुपए में। ठीक है, मिस्टर ए who want to buy a share, how much quantity he want to buy? 1000 quantity he want to buy at rupees 4. On the other hand, Mr. Z, he is willing to sell 2000 shares but at 4 rupees 50 paise. So what is Tia, what is the bid price? Yes, sir. What is the bid 50 price? पैसे. ना 50 पैसे. ना 0.5. What is the bid price? Bid price मतलब बाय प्राइस। बायर कितने पे खड़ा है बाय करने को? 4.50. नहीं, वो तो सेलर है। 4 rupees. यस, वेरी गुड। मतलब हमारा बायर बाय करने के लिए खड़ा है। आप देख सकते हो उसके ऊपर बाय लिखा है ना। हमारा बायर बाय करने के लिए खड़ा है एट 4 रुपीज। तो बिड प्राइस इज 4 रुपीज। व्हाट इज आस्क प्राइस? आस्क मींस सेलिंग प्राइस। कितना है 4 बेटा? rupees 50 पैसे. यस। एंड व्हाट इज स्प्रेड? 50 पैसे. यस। मेरे हिसाब से दिया ने सब लोगों के दिए जला दिए, है ना। सबको समझ में आ गया कि यस, दिस इज द थिंग। बिड प्राइस इज 4 रुपीज, आस्क प्राइस इज 4 रुपीज 50 पैसे, एंड स्प्रेड, दैट इज द गैप बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, और बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस इज 50 पैसे। ठीक है, लेकिन क्या यहां सौदा होगा? नहीं होगा यार, 50 पैसे का गैप है। तो ये सौदा कब होगा? या फिर बायर प्राइस बढ़ाए या फिर सेलर प्राइस कम करे। ठीक है, लेट अस रीड इट नाउ। इन द ऑर्डर बुक गिवन अबव देयर आर 4 बाय ऑर्डर्स। आप देख सकते हो एक के नीचे एक। याद रखना, बाय ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं। देखो रेट कम होते जा रहा है। पहले मिस्टर ए ने 1000 क्वांटिटी रखा 4 रुपए में, मिस्टर बी ने 1000 क्वांटिटी रखा 3 रुपए 90 पैसे में। वो और कम में खरीदना चाह रहा है। मिस्टर सी बोलता है नहीं नहीं, और कम में खरीदूंगा भाई,
2000 शेयर खरीदूंगा ₹3.80 में। और हो सकता है मिस्टर डी 1000 शेयर खरीदना चाह रहा है ₹3.70। तो ये बेस्ट 4 बाइंग ऑर्डर्स है, मार्केट में चल रहा है। सेलर आप देख सकते हो, याद रखना, बायर कम से कम में खरीदना चाहता है तो आप रेट देखो कम होते जा रहा है, ₹4, ₹3.90, ₹3.80, ₹3.70। जबकि सेलर ज्यादा पैसे में बेचना चाहता है तो इसके लिए प्राइस बढ़ रहा है। तो यहां पे जो पहला बंदा है वो ₹4.50 में 2000 शेयर्स बेचना चाह रहा है। उसके बाद वाला बंदा बोलता है मेरे पास 1000 शेयर है लेकिन मैं ₹4.55 में बेचूंगा, ₹4.55। उसके नीचे बंदा बोलता है मैं 500 शेयर बेचना चाह रहा हूं लेकिन ₹4.70 में। और सबसे आखिरी वाला बोलता है मैं ₹4.75 में 100 शेयर बेचना चाहता हूं। तो ये 4 बेस्ट बायर है और 4 बेस्ट सेलर है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में नंबर ऑफ बायर्स, कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, क्या रेट पे, और नंबर ऑफ सेलर्स, क्या रेट पे बेचना चाह रहे हैं और कितनी क्वांटिटी है, वो बताता है ऑर्डर बुक। तो देखो, इन द ऑर्डर बुक गिवन अबव there are 4 buy orders and 4 sell orders. The difference between the best buy and the best sell orders is 50 पैसे, 50 पैसे, जैसे दिया ने हमको बताया। Called bid ask spread. Bid और ask के बीच में जो spread है 50 पैसे का spread है। If a person places the market buy order, अच्छे से सुनना, market buy order लिख लो। अचानक मनीष राय आता है और मनीष राय रेट देख रहा है, अच्छा ये बायर है ये सेलर है, अच्छे से सुनना बेटा, और मैं अपने मेरे को शेयर खरीदना है और मैं मार्केट बाय ऑर्डर दे रहा हूं। मार्केट बाय ऑर्डर मतलब जितने पे सेलर है मैं उतने पे खरीदने को तैयार हूं। ₹4.50, ₹4.50, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बायर ने अपना रेट बढ़ाया। याद रखना, मैं ABCD नहीं हूं, मैं मनीष राय हूं और मेरे को 100 शेयर चाहिए, तो मैं मार्केट ऑर्डर दे रहा हूं। मार्केट बाय ऑर्डर मतलब मार्केट में जो सबसे अच्छा रेट रहेगा, दैट इज जो अवेलेबल रेट रहेगा, जो हाईएस्ट सेलर का रेट रहेगा, मैं उस पर खरीदने को चाहिए तैयार हूं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ अ पर्सन प्लेसेस अ मार्केट का बाय ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स, he would buy 100 shares for ₹4.50 each share. Similarly, if he places market का sell order, अब सोचो ये उल्टा हो गया। सपोजिटली साची है और साची ने बोला यार मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं और मेरे को शेयर बेचना है, 100 शेयर बेचना है और जल्दी से जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मनीष सर के लेक्चर का टाइम हो गया, मेरे को उधर जाना है। तो अगर उसको शेयर्स बेचना है, अगर वो बेचेगी तो उसका 100 शेयर कितने पे बिकेंगे, क्योंकि वो तो बेच रही है। खरीदने वाला कितने पे तैयार है, ₹4 पे। तो मार्केट सेल ऑर्डर मतलब जो भी कीमत है मेरे को बेचना है, सामने वाला जितने पे खरीदने को तैयार है मैं बेचने को तैयार हूं, तो वही है। देखो, सिमिलरली इफ ही प्लेसेस अ मार्केट का सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स, it would be matched against the best available buy order at ₹4. That is, shares would be sold at ₹4. Hence, if a person buys 100 shares and sell them immediately, अब सोचो बाय कितने में किया मैंने, ₹4.50 में, और बेचा कितने में, ₹4 में, तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? पूजा से पूछेंगे। यस पूजा? मैंने खरीदा ₹4.50 में और बेचा ₹4 में, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितना? 50 पैसे। 50 पैसे तो बेटा एक शेयर का है। 100 शेयर्स, ₹50। एक शेयर 50 पैसे का लॉस हुआ, तो 100 शेयर ₹50 का लॉस हो गया। तो वही देखो क्या बोल रहा है, hence if a person buys 100 shares and sells them immediately, he is poorer, मतलब उसको लॉस हो गया, by the bid ask spread, that is the loss of ₹50. This spread
इज रिगार्डेड एज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, which the market charges for the privilege of trading for a transaction size of 100 shares। तो जो 50 रुपए आपका लॉस हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने में आपका खर्चा हो गया, आपने गलती की, 4 रुपए 50 पैसे में आपने खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया 100 शेयर, तो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹50। इसको दूसरा भाषा में इन लोगों ने बोला है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आया सबको समझ में? इसमें इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो बेटा, रेज योर डिजिटल हैंड्स। नो डिजिटल हैंड्स, सो कैन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड? अब यही एग्जाम्पल को और इन्होंने आगे बढ़ाया, देखो, और अच्छे से समझाने के लिए। नाउ सपोज अ पर्सन वांट्स टू बाय एंड सेल 3000 शेयर्स। अच्छे से सुनना बेटा, 3000 शेयर्स। द सेल ऑर्डर विल हिट द फॉलोइंग बाय ऑर्डर्स। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है? बाय एंड देन सेल। सबसे पहले बाय करना है और फिर सेल करना है। बाय अगर आपको करना है तो आप कितने रुपए पे करोगे? 2000 शेयर आपको मिलेंगे। अच्छे से सुनना, मेरे को बाय करना है, ठीक है, कैसे भी करके मेरे को बाय करना है। तो मेरे को 2000 शेयर मिलेंगे 4 रुपए 50 पैसे के भाव में। नीचे वाला छोटा वाला ऑर्डर देखिए, ऊपर जो है टेबल वो बायर का टेबल है, नीचे जो टेबल है वो सेलर का टेबल है। बायर देखो 4 रुपए 3 रुपए 90 पैसे और 3 रुपए 80 पैसे में खड़ा है बाय करने के लिए, और सेलर 4 रुपए 50 पैसे और 4 रुपए 55 पैसे पे, लेकिन सबकी क्वांटिटी अलग अलग है। अगर मेरे को 3000 शेयर्स खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं वो उन्होंने नीचे बताने की कोशिश की है। देखो, देयर इज इंक्रीज इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर साइज ऑफ 3000 शेयर्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपका लॉस बढ़ जाएगा अगर आप मार्केट करके खरीदोगे और बेचोगे तो, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर ऑर्डर ऑफ फॉर 100 शेयर्स। मेरे को बताओ लॉस ज्यादा किस में होगा? 100 शेयर्स में ज्यादा लॉस होगा या 3000 शेयर्स? पायल, यस सर। मेरे को 100 शेयर्स में ट्रांजैक्शन करूंगा तो लॉस ज्यादा होगा या 3000 शेयर्स में करूंगा तो ज्यादा होगा? 3000। बराबर है, 3000 में मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है। वही लोग बोल रहे हैं, देखो, देयर इज इंक्रीज इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर साइज ऑफ 3000 शेयर्स in comparison to the transaction cost for order for 100 shares. The bid ask spread therefore conveys transaction cost for small trade. Small trade करोगे तो transaction cost कम, बड़ा trade करोगे तो transaction cost ज्यादा। अब हम लोग impact cost की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब now we come across the term called impact cost. चलो देखते हैं। We have to start by defining the ideal price as the average of the bid price and offer price. अगर दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो खरीदना कितने में, बायर कितने पे खड़ा है खरीदने के लिए? 4 रुपए में। सेलर कितने पे बेचने को तैयार है? 4 रुपए 50 पैसे में। अगर हम एवरेज निकालें 4 रुपीज प्लस 4 रुपीज 50 पैसा डिवाइडेड बाय 2, तो हमको आएगा द आइडियल प्राइस इज 4 रुपीज 25 पैसे। ना बायर का ना सेलर का, ना बायर का प्राइस ना सेलर का प्राइस। तो देखो अच्छे से क्या बोल रहा है, we have to start by defining the ideal price as the average of the best bid and offer price. In our example it is 4 rupees, 4 rupees क्या है? बायर प्राइस, प्लस 4 रुपीज 50 पैसे क्या है? सेलर प्राइस, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 रुपीज 25 पैसा। ये आइडियल प्राइस है। फटाक से सौदा हो जाएगा दोनों का, क्योंकि बायर थोड़ा सा बढ़ा रहा है, सेलर थोड़ा सा कम कर रहा है। अच्छा, दोनों की दोनों इसी चीज पे है। बायर बोल रहा है मेरे को 4 रुपए के ऊपर जाना ही नहीं है, और सेलर बोल रहा है मेरे को 4 रुपए 50 पैसे के नीचे बेचना ही नहीं है। सौदा होगा क्या? ट्रांजैक्शन होगा क्या? तो यहां अपन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बार्गेनिंग, जो हम लोगों की मम्मी ने की थी।
सेलर 20 रुपए बोल रहा था, मम्मी ने 15 रुपए बोला, आखिरी में 18 रुपए हुए, 18 रुपए में तैयार। तो यहां इन लोग ने एवरेज निकाला है। 18 रुपए हालांकि एवरेज होता नहीं है, एवरेज होता है 17 रुपीज 50 पैसे, लेकिन दैट वाज एन एग्जांपल। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, इन एन इनफाइनिटली लिक्विड मार्केट, अगर बहुत सारे बायर्स है और बहुत सारे सेलर्स है, it would be possible to execute large transaction on both buy and sell at prices that are very close to the ideal price। मतलब बायर खरीदना चाहेगा 4 रुपए 25 पैसे पे इंस्टेड ऑफ 4 रुपए 50 पैसे, सेलर बेचना चाहेगा 4 रुपए 50 पैसे में, लेकिन उसको बायर नहीं मिलेगा तो उसको अपना रेट कम करना पड़ेगा 4 रुपए 50 पैसे से 4 रुपए 25 पैसे। मतलब कहीं ना कहीं बायर को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, सेलर को प्राइस कम करना पड़ेगा, तब जाके सौदा होगा। तो in an infinitely liquid market it would be possible to execute large transaction on both buy and sell at prices that are very close to the ideal price of 4 rupees 25 paise। However, while actually trading you will pay more than 4 rupees 25 paise per share while buying, and will receive less than 4 rupees 25 paise per share while selling। क्यों? Percentage degradation which is experienced vice versa the ideal price when shares are bought or sold is called impact cost। अब ये impact cost अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मेरे को मालूम है। impact cost varies with transaction size, also it would be different for buy side and sell side। अब इन लोग ये पर्टिकुलर स्लाइड में बेटा बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से बेटा सुनना और समझने की कोशिश करना। इन लोग यहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बायर 4 रुपए पे बाय करने को तैयार है, सेलर 4 रुपए 50 पैसे पे बेचने को तैयार है। अगर दोनों अपने अपने कीमतों पे, अपने अपनी प्राइस पे फिक्स्ड रहे तो सौदा होगा ही नहीं, ना बाय होगा ना सेल होगा। तो इंपैक्ट कॉस्ट मतलब क्या? बायर थोड़ा सा रेट बढ़ाए, सेलर थोड़ा सा कम करे, दोनों आपस में थोड़ा बार्गेन करें तो सौदा होने के चांसेस है, दैट इज इंपैक्ट कॉस्ट। तो क्या इंपैक्ट कॉस्ट बेसिक कंसेप्ट जो मैंने एग्जांपल का दिया था वही कंसेप्ट है बेटा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंपैक्ट कॉस्ट समझ में आया क्या? एग्जाम में इन लोग कैसे भी घुमा के अगर बोलेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बायर 100 रुपए पे तैयार है, सेलर 100 रुपए 40 पैसे पे तैयार है, 40 पैसे का स्प्रेड है, कैसे सौदा होगा? इंपैक्ट कॉस्ट कैसे होगा भाई? दोनों का एवरेज निकाल लो, वो एक ऐसा प्राइस बन जाएगा जो बीच का प्राइस है, जिसपे बायर भी खरीदने को तैयार हो जाएगा और सेलर भी बेचने को तैयार हो जाएगा। तो दैट इज इंपैक्ट कॉस्ट। मेरे को ये बताइए किसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ये पर्टिकुलर स्लाइड नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स। दिया समझ में आया बेटा? साची, पायल समझ में आ रहा बेटू? पूजा, रिचा, और किसी ने अपने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं तो बाकी सबको अज्यूम कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। क्या स्लाइड चेंज हुई? ओके, साची हैज रेज्ड हर हैंड्स, लेट अस। हाँ साची। सर पहले आपने जैसे कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लॉस हुआ था 50 रुपीज का पहले एग्जांपल में, वैसे ही अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहा जाएगा कि उसके लिए कुछ और टर्म है? प्रॉफिट कमाएंगे तो वो प्रॉफिट होगा, वो कॉस्ट कैसे हो सकता है बेटा? कॉस्ट मींस खर्चा। सर आपकी आवाज कट रही है। कॉस्ट मींस खर्चा, बराबर है? तो प्रॉफिट होगा तो वो हाँ कॉस्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं सर बोला ना कि अगर बायर अपना रेट बढ़ा रहा है एंड सेलर 4 रुपीज 50 पैसे में उसको सेल कर रहा है, तो उनका कोई अगर ट्रांजैक्शन आप कॉस्ट? मार्केट प्राइस में खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो मतलब यहाँ बायर की लिस्ट है, 4 रुपए में बायर खड़ा है, सेलर 4 रुपए 50 पैसे, और मैं बीच में घुस गया, मेरे को तो खरीदना भी है और बेचना भी है, तो मैं मार्केट प्राइस से खरीदूंगा। अगर मैं मार्केट प्राइस से खरीदूंगा तो 4 रुपए 50 पैसे में खरीदना पड़ेगा और बेचूंगा तो 4 रुपए में बिकेगा, तो वो मेरा लॉस होगा। लॉस मींस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवर हियर।
लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट इज प्रॉफिट। मैंने 4 रुपए 50 पैसे में खरीद के 6 रुपए में बेचा, लेकिन वो टाइम पे बायर और सेलर 6 रुपए में पहुंच गए ना, अच्छा हाँ। तो वो मेरी कॉस्ट होगी नहीं। यहां इन लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्प्रेड, ऑन द स्पॉट खरीदो और ऑन द स्पॉट बेचोगे तो नुकसान होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से और टेक्निकली समझना है हमको। अब अच्छे से देखना बेटा, इधर बोलना क्या चाह रहे हैं। यहां टेबल देख लो पहले। बाय प्राइस क्या है? 1000 शेयर खरीदने के लिए 9 रुपए 80 पैसे पे बंदा खड़ा हुआ है बाय करने के लिए कि भाई 9 रुपए 80 पैसे में मैं खरीदूंगा। सेलर 1000 शेयर बेचने को तैयार है 9 रुपए 90 पैसे में। ठीक है, सेकंड बेस्ट बायर क्या बोलता है? मैं 2000 शेयर खरीदूंगा 9 रुपए 70 पैसे में। मैंने पहले ही बताया था, बाय प्राइस कम होते जाएगा, सेल प्राइस बढ़ते जाएगा। अब यहां नीचे देखो, टू बाय 1500 शेयर्स, आइडियल प्राइस क्या रहेगा भाई? 9 रुपीज 80 पैसे प्लस 9 रुपीज 90 पैसे डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बाय प्राइस प्लस सेल प्राइस, दोनों का एवरेज डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 9.85 बराबर। ये आइडियल प्राइस होना चाहिए। अच्छे से देखना बेटा, एक्चुअल बाय प्राइस कितने में हो रहा है? अगर मेरे को सही में खरीदना है तो एक्चुअल में बाय प्राइस में 1500 शेयर खरीदना है बेटा। अच्छे से सुनना। अब मेरे को बताओ, 1000 शेयर में खरीद रहा हूं 9 रुपए 90 पैसे में, लेकिन मेरे को खरीदना कितना है? 1500 शेयर्स। तो मेरे को अगर ऑन द स्पॉट खरीदना है, मेरे को खरीदना ही है यार, तो मैं 1500 शेयर का ऑर्डर डालूंगा। अच्छे से सुनना बेटा, तो 1000 शेयर मेरे को 9 रुपए 90 पैसे में मिलेंगे और 500 शेयर मेरे को 10 रुपए में मिलेंगे, बराबर। 9 रुपए 90 पैसे पे 1000 की क्वांटिटी है, तो वो ये एक्चुअल बाय प्राइस इज इक्वल टू 1000 इंटू 9.9 प्लस 500 इंटू 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 1500। तो मेरा एक्चुअल बाय प्राइस क्या हो गया? एवरेज 9.93 बराबर है। तो आइडियल प्राइस हरदम कम होगा, एक्चुअल प्राइस हरदम ज्यादा होगा। तो इंपैक्ट कॉस्ट फॉर 1500 शेयर्स इज इक्वल टू 9.93, दैट इज एक्चुअल बाय प्राइस माइनस the ideal price divided by ideal price into 100, that is 0.84। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इंपैक्ट कॉस्ट निकालो। आपको 1500 शेयर्स खरीदना है, आया? किसको समझ में नहीं आया बेटा पहले ये बताओ प्लीज। यस, तो मुझे पूरा ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई। वेरी गुड। तो 3 स्टूडेंट्स ने अगर हैंड्स रेज किया है तो तीनों को समझ में नहीं आया, ठीक है? चलो हैंड्स पहले नीचे कर लो। वेरी गुड। अब सबसे पहले ये देखो, बाय, हमको बाय करना है 1500 शेयर्स। चलो हम लोग है ना एग्जांपल लेते हैं अगेन रिचा। रिचा, यस सर। कितने शेयर खरीदना है? 1500 सर। बराबर है। आइडियल प्राइस समझ में आया पहला वाला? हाँ सर, डिवाइड बाय 2। आइडियल प्राइस बाय बायर प्राइस प्लस सेलर प्राइस डिवाइडेड बाय 2, इट इज 9.85। क्या ये Yes, सबको sir. समझ में आया? पूजा, पायल, व्हाट अबाउट दिया, साची? चलो आइडियल प्राइस आप सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अच्छे से सुनना, मेरे को 5 मिनट बाद लेक्चर लेना है या 2 मिनट बाद लेक्चर लेना, और मैं शेयर मार्केट के
मतलब मेरे लैपटॉप पे मैंने शेयर मार्केट चालू करके रखा है, अच्छे से सुनना बेटा। मेरे को 1500 शेयर्स खरीदना है, मेरे को खरीदना है, तो मैं बायर की तरफ देखूंगा या सेलर की तरफ देखूंगा? यस रिचा? सेलर। सेलर की तरफ। अब आप सेलर की तरफ देखो, मेरे को तो 1500 शेयर खरीदना है, यस। तो मैंने 1500 शेयर मार्केट में डाल दिए खरीदने के लिए, मार्केट Yes. प्राइस में। ओके। कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले 1000 शेयर आ जाएंगे मेरे पास 9 रुपए 90 पैसे में। अब और कितने शेयर बचे मेरे को खरीदने के लिए? 500 और बचे। यस। वो 500 शेयर कितने में रुपए में आएंगे? 10। 10 रुपीज। तो वही उन्होंने एवरेज बताया कि भाई एक्चुअल बाय प्राइस अगर आप करोगे तो 9 रुपए 90 पैसे में आपके पास 1000 शेयर आएंगे, क्योंकि मेरे को तो मार्केट प्राइस पे खरीदना, मेरे को चाहिए भाई 2 मिनट में मेरा लेक्चर है, मैं मार्केट प्राइस डालूंगा कि भाई जो मार्केट प्राइस है दे मेरे को शेयर चाहिए। तो सौदा कैसा होगा? 1000 शेयर मेरे को मिल जाएंगे 9 रुपए 90 पैसे वाले, और 500 शेयर जो मिलेंगे वो सेकंड वाला सेलर का 10 रुपए वाला मिलेगा, क्योंकि और कोई 9 रुपए 90 पैसे में बेचने को है ही नहीं। तो आपको क्या बता रहा है वो? तो एक्चुअल बाय प्राइस सिंगल शेयर का प्राइस क्या होगा? तो सिंगल शेयर का प्राइस ढूंढने के लिए उन्होंने बोला है 1000 शेयर आपके आएंगे 9 रुपए 90 पैसे में, 500 शेयर आएंगे आपके 10 रुपए के हिसाब से, टोटल आपको एक शेयर 9 रुपीज 93 पैसे में पड़ेगा एक्चुअल में। आइडियल तो आइडियल है, छोड़ दो, लेकिन एक्चुअल में मेरे को कितने में पड़ा? 9 रुपीज 93 पैसा। ठीक है। अब हम इंपैक्ट कॉस्ट देख रहे हैं। अब इंपैक्ट कॉस्ट में इन लोग क्या बता रहे हैं? भाई 1500 शेयर 9 रुपीज 93 पैसे में मेरे को पड़े, जबकि आइडियल प्राइस जो बुकिश है, याद रखना जो एक्चुअल प्राइस है ना बेटा, ये प्रैक्टिकल है, जो हम लोग आप लोग सब शेयर मार्केट में देखोगे, ये जो आइडियल प्राइस बता रहा है ना, ये बुकिश है, ये बुक्स पे देखने को ठीक है कि आइडियल प्राइस तो ये होना चाहिए कि 9 रुपए 80 पैसे और 9 रुपए 90 पैसे का एवरेज करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अरे काय का, कोई नहीं देखने वाला ये। एक्चुअल मार्केट में होता क्या है? मेरे को 1500 शेयर खरीदना है, अगर मैं 1500 का सौदा डालूंगा मार्केट रेट पे, मार्केट प्राइस पे, तो मेरे को सिर्फ 1000 शेयर मिलेंगे 9 रुपए 90 पैसे में, और बाकी 500 शेयर मिलेंगे मेरे को 10 रुपए में। तो मेरे एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 9 रुपीज 93 पैसे। तो इंपैक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्राइस माइनस आइडियल प्राइस अपॉन आइडियल प्राइस इंटू 100। तो इंपैक्ट कॉस्ट विल बी 0.84%। ठीक है। यस सर। तो ये इंपैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन 110% आएगा एग्जाम में। हो गया सबका? पायल लिख लिया बेटा? अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, मे आई आस्क, अगर मेरे को 2000 शेयर खरीदना है, 2000 शेयर्स, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट कॉस्ट? 2000 शेयर्स। कैलकुलेट करके बताइए प्लीज।
जिसका हो गया प्लीज रेज योर हैंड्स. इफ यू वांट टू परचेज 2000 शेयर्स देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट कॉस्ट? रेज योर हैंड्स if you have calculated the answer. दिया हो गया कैलकुलेट करके? क्वेश्चन पूछना है, डाउट है? ठीक है बेटू, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं अपन. साची, डाउट है? पायल, आया आंसर या डाउट है? रिचा, पूजा, मैं आए? भाईला सब मना कर रहे हैं, नहीं नहीं. किसी को आंसर आ गया तो प्लीज बताइए. यस पूजा. 1.015%. आगे क्या है? 1.015. So give me a minute. 1.0152. ओके, ठीक है. 1.0. लेट अस सी. यस साची. सर मेरा अलग आया, 3.09% आया. हे भगवान, हे माँ माता जी. ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट रिचा? So it's 1.78. वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट तमन्ना? Sir, 1.0152. Okay. So I do think the correct answer is given by Pooja and Tamanna. अब कैसे? Let us see. देखो, अब क्वेश्चन में इन्होंने मैंने ट्विस्ट क्या लाया? 2000 शेयर्स बोले. ठीक है, याद रखना. जो बाय है, टू बाय. अब देखो, मैं वही चीज बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन. टू बाय 2000 शेयर्स, आइडियल प्राइस इज इक्वल टू, पहले ही वाले प्राइस लेना है 9.8 प्लस 9.9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9.85. इट विल रिमेन सेम. भले ही 1000 शेयर लेना है, 2000 शेयर लेना है, 3000 शेयर लेना है. ठीक है, तो आइडियल प्राइस विल रिमेन सेम, दैट इज 9.85. इतना सबको समझ में आया? अब नीचे एक्चुअल बाय प्राइस इज इक्वल टू 1000 शेयर्स. टेबल में देखिए बेटा, टेबल में देखिए, नीचे मत देखिए, टेबल में देखिए. 2000 शेयर खरीदना है तो 1000 शेयर तो मेरे को 9 रुपए 90 पैसे में मिल जाएंगे, और दूसरे 1000 शेयर 10 रुपए में मिलेंगे. तो 1000 इंटू 9.9 प्लस 1000 इंटू 10, तो आंसर डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी डिवाइडेड बाय 2000, तो आंसर विल बी 9.95. कैलकुलेट करके देख लो. 1000 इंटू 9.9 प्लस 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2000, तो आंसर आपका एक्चुअल बाय प्राइस आएगा 9.95. आया क्या? दिया बेटा, आ रहा है समझ में? अब impact cost for 2000 shares is equal to 9.95 minus 9.85 upon 9.85 into 100, which will be equal to 1.01522284263959939. ये पूरा बता दिया मैंने, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है. आप बोल सकते हो 1.01522 8, खत्म.
इसमें बेटा किसको प्रॉब्लम है प्लीज बताइए। इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही बताया है। यस आयुष। यस सर, मेरे को ये पूछना था कि इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा मतलब मैं नहीं समझा बेटा। जैसे इधर 0.84% है, हाँ बोलो। तो सेल प्राइस से बाय प्राइस को माइनस करके और दोनों का एवरेज इनटू 100। उन्होंने इम्पैक्ट कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला दिया है ना, दैट इज एक्चुअल बाय प्राइस माइनस आइडियल प्राइस डिवाइडेड बाय आइडियल प्राइस इनटू 100। ओके, हाँ, आया समझ में? यस सर, थैंक यू। यस आयुष के बाद इट वाज रिचा। यस रिचा। सर जैसे आपने बताया कि 2000 का अगर हमें लॉट लेना है शेयर्स का, तो हमने पहले 1000 के शेयर्स का प्राइस देखा, देन रिमेनिंग 1000 के लिए हमने 10 का रेट देखा सेल प्राइस। तो सर हमने डायरेक्टली 2000 वाला लॉट का रेट क्यों नहीं देखा? तो डायरेक्ट 2000 वाला सेलर भी तो होना चाहिए बेटा। ओके ओके सर, अगर Get it. सेलर ही नहीं है तो कैसे होगा? ओके सर। अब ये 0.84 जैसे इसके पहले किसने पूछा था क्वेश्चन, उसने पूछा भाई सर ये बताइए आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट बताता क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ इम्पैक्ट कॉस्ट बताता क्या है मालूम, कि भाई आइडियल प्राइस से आपने 0.84 ज्यादा पैसे दिए एक्चुअल प्राइस में। मतलब आइडियल प्राइस तो सिर्फ आइडियल है, लेकिन एक्चुअल में आपने 0.84, ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो आपके सामने 1500 शेयर्स का, इसमें आपने एक्चुअल में इतने ज्यादा पैसे दिए 0.84। और जो मेरा 2000 वाला एग्जांपल था उसमें एक्चुअल में आइडियल प्राइस के कंपैरिजन में एक्चुअल में आपने 1% से ज्यादा पैसे दिए। इतना गैप है, दैट इज योर इम्पैक्ट कॉस्ट। आइडियल प्राइस एंड एक्चुअल मार्केट में फर्क, थियरी और प्रैक्टिकल में फर्क। कि थियरी में तो उन लोग बोल रहे हैं आइडियल प्राइस एवरेज कर दो, लेकिन जब रियल मार्केट में हम लोग जाते हैं तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा ही रहता है। दैट इज व्हाट दे वांट टू से। आया क्या समझ में? किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछो। मैं फिर से उनको पूछता हूं जिन्होंने हैंड्स रेज किए थे। रिचा, क्वेरीज? नो सर। पायल? नो। पूजा? नो सर। साची? दिया? ओके, दैट्स वेरी फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज इम्पैक्ट कॉस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आएगा। अब इंडेक्स मैनेजमेंट। मेरे को बताइए इंडेक्स को प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है या नहीं है? इंडेक्स जैसे मैंने बताया, निफ्टी इज एन इंडेक्स, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स, बैंकेक्स या बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स। सो देयर आर एन नंबर ऑफ इंडेक्स। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। इसी के ऊपर इन लोग ने कुछ चीजें बताई है। तो देखो, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल, ऑल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने इंडाइसेस है, इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने इंडेक्स है, आर मैनेज्ड बाय अ सेपरेट कंपनी कॉल्ड इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, IISL। ये अंडरलाइन करके रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने इंडेक्स है उनको मैनेज कौन करता है? It is managed by a separate company. It is not National Stock Exchange. It is India Index Services and Products Limited, IISL. अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? IISL का फुल फॉर्म बोलो। तो उन लोग कुछ भी डाल सकते हैं, इंडियन इंडेक्स स्टॉक एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड।
इंडियन इंटरनेशनल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। तो IISL का फुल फॉर्म इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, IISL। अब ये जॉइंट वेंचर है, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको हम लोग S&P बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल लिमिटेड। नाउ क्रिसिल को अब स्टैंडर्ड एंड पुअर ने खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो आज की डेट में IISL, sorry, it is a joint venture of two things, two companies, S&P and NSE, क्योंकि क्रिसिल तो अब किसका पार्ट हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर का। तो ये याद रखना है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन, अच्छे से सुनना बेटा, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन is all about choosing the index stocks and deciding on the index calculation methodology। एक मिनट, ये जो कंसेप्ट है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करिए प्लीज। इसके बाद का जो पैराग्राफ है, अगर आपने नोट्स का प्रिंट आउट निकाला है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं। और ये जो कंसेप्ट इन्होंने बताया ये आगे चल के आएंगे हमको, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहां बेटा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया नहीं है उस चीज का, तो आपको कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। मैं आपका सर हूं, मैं चाहता हूं आप सब पास हो, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जितना बेटा मैं बोल रहा हूं मेरे पे विश्वास रखना, उतना ही करो। तो ये उसके नीचे के पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरे कंसेप्ट्स आने वाले टाइम में आएंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहां उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, अब नीचे आइए, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में। अब इंडेक्स कैसे बनता है, और इंडेक्स के जैसा हमारा पोर्टफोलियो भी होता है बेटा। ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन दोनों सेम है। इंडेक्स कैसे बनाते हैं या पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरे को बताइए रिस्क कहां ज्यादा है, मैं दिया से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। दिया मेरे को बेटा बताना, रिस्क कहां ज्यादा है। मेरे पास 10 लाख रुपए शेयर, 10 लाख रुपए है, ठीक है। ये 10 लाख रुपए मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं या 5 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करूं, रिस्क कहां ज्यादा है? एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से रिस्क ज्यादा। यस बेटा, वेरी गुड। अब अच्छे से सुनना बेटा, सब लोग, जो दिया ने बोला है दैट इज 110% करेक्ट। आप सोचिए ना, मैंने पूरे 10 लाख रुपए एक ही कंपनी में डाल दिया और कंपनी डूब गई, मैं भी डूब गया। लेकिन अगर मैंने 5 अलग अलग कंपनी में पैसे डाले हैं, उसमें से 2 गिर रहे हैं, उसके शेयर गिर रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट माय मनी इज सेफ। यहां इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन बोलो या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बोलो, इसमें एक ही चीज कॉमन है, लिमिट में आप डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई मतलब आपको अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना है, 5 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो 5 अलग अलग कंपनी चूज करो, अलग अलग सेक्टर की चूज करो, तो फायदा है। एक बैंक वाली कंपनी ले लो, HDFC, एक ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली कंपनी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री, एक एवेन्यू सुपरमार्केट ले लो। एवेन्यू सुपरमार्केट मतलब डीमार्ट। डीमार्ट जो नाम है वो सेलिंग ब्रांड है, लेकिन कंपनी का नाम एवेन्यू सुपरमार्केट है, ठीक है। IRCTC ले लो, मोनोपोली कंपनी है, रेलवे की है। ऐसे अगर मैं 5 अलग अलग सेक्टर की 5 अलग अलग कंपनी लूंगा, मेरा रिस्क कम है। कल को बैंक अगर नीचे आ रहा है तो 5 कंपनी में से एक ही बैंक है जो नीचे आ रहा है, बाकी 4 तो ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया, मैंने 50 अलग अलग कंपनी ले ली, तो बेटा रिस्क फिर बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको डाइवर्सिफाई करना है, एक लिमिटेड पॉइंट तक कीजिए, एक लिमिटेड टाइम या एक लिमिटेड नंबर्स तक कीजिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे, बहुत सारे कंपनीज में शेयर्स में पैसे डालोगे, तो वहां रिस्क फिर से बढ़ जाएगा। दैट इज इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, अब फिर से मैं रीड कर रहा हूं, सिर्फ सुनिएगा आप लोग। अ गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। कम डाइवर्सिफाई होना चाहिए,
लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। सोचो ना, 10 लाख रुपए 5 अलग अलग कंपनी 2-2 लाख रुपए 5 कंपनी में डाला, लेकिन अगर 50 कंपनी में डालूंगा तो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट सब में डालना पड़ेगा, क्या फायदा है फिर। ठीक है, तो अ गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। अ वेल डाइवर्सिफाइड, अगर अच्छे से डाइवर्सिफाई किया, ये सबसे बड़ा सबक है आपके लिए। आने वाले टाइम में आप भी पैसे कमाओगे। जब आप पैसे कमाओगे बेटा, वो टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आप में से कोई बिजनेस चालू करे, पैसे कमाएगा। हो सकता है आप में से कोई जॉब करे, पैसे कमाएगा। हो सकता है आप में से ऐसा भी कोई बंदा हो जिसके पास बहुत पैसा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास दिमाग है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो पोर्टफोलियो बनाएगा। लेकिन फिर वो पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज रखेगा या 5, 10, वो ये देखो। While diversification helps, अच्छे से सुनना, while diversification कर रहे हो helps in reducing risk, but beyond the point, अगर जरूरत से ज्यादा diversification किया, it may not help in the context. Going from 10 stocks, 10 कंपनी से 20 stocks, 10 से 20 कर रहे हो, gives a sharp reduction in risk, risk कम हो जाएगा। लेकिन going from 50 stocks to 100 stocks, 50 कंपनी के जगह पे 100 कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, गिव्स वेरी लिटिल रिडक्शन इन रिस्क। एक पॉइंट तक आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रिस्की होगा। गोइंग बियॉन्ड 100 स्टॉक, अगर आप 100 स्टॉक से भी ज्यादा कंपनीज खरीद रहे हो, 100 कंपनीज से भी ज्यादा, गिव्स ऑलमोस्ट जीरो रिडक्शन इन रिस्क। हेंस देयर इज अ लिटिल टू गेन बाय डाइवर्सिंग बियॉन्ड द पॉइंट। एक लिमिट तक आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो रिस्क कम होने के बजाय बढ़ेगा। आया कंसेप्ट समझ में? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे देखो, स्टॉक्स इन द इंडेक्स आर चूजन बेस्ड ऑन सर्टेन प्री। अब कौन कौन से स्टॉक चूज करना है मेरे को बताइए। मेरी सोच अलग है, साची की सोच अलग है, दिया की सोच अलग है, पायल की सोच अलग है, रिचा की सोच अलग है, हनीशा की सोच अलग है। तो सब लोग एक जैसा इंडेक्स बनाएंगे या सबका इंडेक्स अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो वही बोलो, देखो, स्टॉक्स in the index are chosen based on certain predetermined qualitative and quantitative parameters, क्योंकि सबके पैरामीटर्स सेम नहीं होते। laid down by the index का कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। मैं अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इंडेक्स का, तो मेरे व्यूज अलग हैं, रिचा के व्यूज अलग हो सकते हैं, पायल के व्यूज अलग हो सकते हैं, पूजा के व्यूज अलग हो सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर। वंस अ स्टॉक, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा है तो मैं ले लूंगा। Once a stock satisfies the eligibility criteria, it is entitled for inclusion in the index. उसको इंडेक्स में ले लेंगे। Generally, final decision of inclusion or removal of a security from the index is taken by a specialized committee known as index committee. तो डिसीजन कौन लेता है कि कौन से शेयर को रखना है और कौन से शेयर को निकालना है? यहां पे इंडेक्स कमिटी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अलग से एक एक्सपर्ट की कमिटी बनाई होती है जिसको इंडेक्स कमिटी बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस एंड रिवीजन, आप सिर्फ इसमें मेजर इंडाइसेस इन इंडिया देखिए, ऊपर वाला देखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे नीचे आइए। देयर आर फ्यू पॉपुलर इंडाइसेस इन इंडिया: S&P BSE सेंसेक्स, S&P BSE मिड कैप, S&P BSE 100, 200, 500, CNX निफ्टी जूनियर, CNX मिड कैप। फिलहाल सिर्फ नाम याद रखना है, इसको बाय हार्ट नहीं करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये सब इंडाइसेस है, आने वाले टाइम में हम लोग ये सब इंडाइसेस देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में ये सब हैं। यहां सिर्फ बताया है कि भाई इंडिया में कौन कौन से इंडाइसेस चलते हैं। तो सेंसेक्स का भी बता दिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी बता दिया। समझ में आया? इसमें कोई चीज रीड करने या बाय हार्ट करने वाली नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, आगे। अब ये 4 चीजें बताइए: एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि इसके बाद एक कंसेप्ट
ये 4 कंसेप्ट है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि कंटिन्यू करना है या रुकना है। पायल क्या बोलती तू? हाँ बेटा कंटिन्यू कर। ओके, व्हाट अबाउट रिचा? तो कंटिन्यू करते हैं। पूजा? कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है। मेरे हिसाब से साची और दिया भी सोच रहे होंगे अब इतने लोगों ने बोल दिया है तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ सर कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस अगेन। एप्लीकेशन, ट्रेडिशनली इंडाइसेस वेर यूज्ड एज अ मेजर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। इंडेक्स काय के लिए यूज होते हैं? हमको बताते हैं इंडेक्स। निफ्टी अगर ऊपर गया मतलब शेयर मार्केट ऊपर है, निफ्टी नीचे गया मतलब, तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज एन इंडिकेटर जो ये बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है या मार्केट का मूड क्या है। तो ट्रेडिशनली indices were used as a measure to understand the overall direction of stock market. भाई stock market ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। However, few applications on index have emerged in the investment field. Few of the applications are explained below. अब देखो अलग अलग चीज है, इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, 3 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इंडेक्स फंड्स, अब इंडेक्स फंड्स मतलब एकदम इजी भाषा में बोलूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितने कंपनीज हैं? हम लोग ने पहले देखा है। हाँ दिया बोलो। 150। ओके, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सेंसेक्स में कितने शेयर्स हैं? इट इज 30। 30, ठीक है, दैट इज इंडेक्स फंड्स, नथिंग एल्स। रीड करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। These type of funds invest in specific index with an objective to generate returns, profit कमाना है equivalent to the return on index। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा, हर साल इंडेक्स बढ़ता है, तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। These funds invest in index stocks in the proportion of which these stocks exist in the index. For instance, Sensex index fund would get the similar returns as that of Sensex index. Since Sensex has 30 shares, the fund will also invest in these 30 companies in the proportion in which they exist in the Sensex. तो index funds मतलब क्या? मेरे को बताओ, इन लोग ने बोलने की क्या कोशिश की है, मैं बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, सेंसेक्स में 30 शेयर्स है, अब सबका वेटेज सेम होगा या सबका वेटेज अलग अलग है? अलग अलग है। अगर मैंने 10 लाख रुपए वेटेज के हिसाब से ये 30 शेयर्स में डाले, वेटेज के हिसाब से 30 शेयर्स में, तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा? जितना इंडेक्स देगा। इंडेक्स अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो ये 30 शेयर के ऊपर ही बढ़ेगा। तो आप 30 शेयर्स में इन्वेस्ट करो या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, बात एक ही है, तो आपके ऊपर है। तो दैट इज इंडेक्स फंड्स, इसमें कुछ नहीं है, फालतू में बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज इंडेक्स डेरिवेटिव्स। अब इंडेक्स का भी डेरिवेटिव्स है, हम सबको मालूम है। अब इंडेक्स डेरिवेटिव्स मतलब निफ्टी, लोग खेलते हैं कि नहीं, निफ्टी खरीद ले निफ्टी बेच दे, तो दैट इज इंडेक्स का डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ निफ्टी। तो इंडेक्स डेरिवेटिव आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव द इंडेक्स एज एन अंडरलाइंग एसेट। तो यहां अंडरलाइंग एसेट क्या है? इंडेक्स। मतलब मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीद रहा हूं, निफ्टी का डेरिवेटिव खरीद रहा हूं, तो निफ्टी के डेरिवेटिव का अंडरलाइंग एसेट इज निफ्टी। तो निफ्टी जितना बढ़ेगा उतना डेरिवेटिव बढ़ेगा, निफ्टी जितना गिरेगा उतना डेरिवेटिव गिरेगा। तो ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। इंडेक्स डेरिवेटिव आर यूजफुल एज अ टूल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। अब ये हेजिंग अगेन हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सीखेंगे, अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप मेरे को पूछेंगे ना पर्सनल लेवल पे, तो ये सब चीजें आपको इसके लिए बताइए कि आने वाले चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका छोटा सा समरी बता रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सब चीजें आने वाले टाइम में फिर से आएंगी, लेकिन बड़े रूप में आएगी। अभी छोटे छोटे इसमें इन लोग ने समझाने की कोशिश की है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्टकट में। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मार्केट में हैं, अगर आप ढूंढोगे तो। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब क्या है? इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज
अच्छे से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाया था। ऐसे गवर्नमेंट का भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ठीक है। तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाया जिसका नाम उन्होंने रखा था स्पाइस, SPICE। अब ये है क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अच्छे से सुनना, मैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हूं, ठीक है। मैंने बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज निकाले, मतलब बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब मैं बहुत सारे शेयर्स खरीदूंगा, मैंने उसमें नाम डाल दिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें रिलायंस रखा, मैंने इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा, मैंने इसमें HDFC रखा, ऐसे 15, 20, 25, 30 शेयर्स का एक बास्केट बनाया, ठीक है। और मैं इसको मार्केट में, शेयर मार्केट में लॉन्च करता हूं। अब आप एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो या बास्केट ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो? बास्केट ऑफ शेयर्स, दैट इज ETF। अब इसको खरीदने का फायदा क्या है? ये बास्केट में से जितने शेयर्स बढ़ेंगे ETF का रेट अपने आप बढ़ेगा। रिस्क कम हो गया बेटा आपका, रिस्क कम हो गया आपका। क्यों? क्योंकि ये बास्केट में जितने शेयर्स है ना, ये चूज किसने किए? एक्सपर्ट्स ने। उन्होंने बोला ये बास्केट बनाते हैं, आप इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, हर एक शेयर खरीदने से अच्छा हमारा बास्केट खरीद लो। इस बास्केट में अच्छे अच्छे कंपनीज हमने डाले, जैसे ये बास्केट के मैक्सिमम शेयर्स बढ़ेंगे आपका पैसा भी बढ़ेगा ETF का। तो दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? मैं रीड करता हूं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने पहले ही बताया, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। ये इंडिविजुअल स्टॉक के जैसा ही है। ऑन एन एक्सचेंज they have number of advantages over other mutual funds as they can be bought and sold on the exchange itself. Since ETFs are traded on exchanges, intraday transaction is possible. Intraday भी हो सकता है, खरीद और बेच दो, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, प्रॉफिट निकल गया। Further, ETF can be used as basket trading in terms of smaller denomination and low transaction cost. इसमें स्मॉलर डिनोमिनेशन, एक शेयर, दो शेयर, एक ETF, दो ETF, तीन ETF भी खरीद सकते हो। अब एक ETF खरीदा मतलब बास्केट खरीदा है बेटा, एक ही शेयर नहीं खरीदा, एक ही कंपनी नहीं खरीदी आपने बास्केट ऑफ कंपनी के एक शेयर खरीदे, तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका कम हो गया। द फर्स्ट ETF इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, अंडरलाइन करना इसको, क्वेश्चन आएगा, पहला ETF कौन सा चालू हुआ रे बाबा? तो द फर्स्ट ETF इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट वाज द निफ्टी B small e capital ES, introduced by the Benchmark Mutual Fund in December 2001. Prudential ICICI Mutual Fund ICICI introduced SPICE, मैंने बताया था, in January 2013, which was the first ETF on Sensex. तो पहले वाला निफ्टी का था, दूसरा वाला सेंसेक्स का है। ये दोनों आपको याद रखना है कि ETF नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा था पहला, और ETF सेंसेक्स में कौन सा था पहला, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेरीज, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। नो क्वेरीज? बेटा कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप न्यू चैप्टर टाइम पे आए बेटा। रीजन है कि मैं उसका बैकग्राउंड अगर बता दूंगा, और बैकग्राउंड अगर आप लोग नहीं हो और आपने बैकग्राउंड नहीं सुना तो बहुत सारी चीजें बेटा आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज बी ऑन टाइम। इज इट क्लियर? मिलते हैं साची से, उसको कुछ क्वेरीज है। ये साची सर मुझे प्राइस वेटेड इंडेक्स में डाउट था, उसके किसमें? टेबल में प्राइस वेटेड इंडेक्स। हाँ बताओ। तो उसकी जो सेकंड टेबल है ना, उसमें ये प्राइस चेंज जो है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो नहीं समझा था। ये रहा, यही टेबल है। बेटा यही टेबल है क्या?
सर सेकंड टेबल, एक सेकंड, नहीं सर, इसके नीचे वाली। ये तो इक्वल वेटेड है, दिस इज प्राइस वेटेड, और इसके ऊपर ये तो क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, ये तो क्वेश्चन है। नहीं, प्राइस वेटेड इंडेक्स के एक्चुअली दो टेबल्स थे। हाँ, तो ये जो पहला वाला जो छोटा है ये क्वेश्चन है, और ये उसका सेकंड वाला ये जो है वो उसका आंसर है। हाँ हाँ, यही वाली। अच्छा, पहले ये बताइए, ये 150, 20 और टुडे स्टॉक प्राइस ये यहाँ पे है। हाँ, है कि नहीं? अब देखो, ये 150, 300, 450 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है कि नहीं? हाँ, ओके, हाँ। दिया हुआ है, ठीक है। अब 1250 और 150 ये 0.12 कैसे आ रहा है, समझ में आया आपको? हाँ हाँ, आ गया? ओके, अब मेरे को बताओ ये 18 कैसे आया, समझ में आया? नहीं सर, ये नहीं समझा था। प्राइस वेटेड प्राइस। ओके, अब मेरे को बताइए कि 150 इंटू 0.12 करो, कितना आया? 18। अरे यार, आ तो गया। तो आपका स्टॉक प्राइस इनटू वेट जो आपने दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस वेटेड प्राइस आएगा। अच्छा, बराबर? ठीक है। अब टुडे स्टॉक प्राइस फिर से इधर से आया, 650 आखिरी में दिया, लास्ट में राइट साइड में 650, 450, 600, 350, 500 दिखा, वो भी इधर आ गया। हाँ। उसको टोटल किया आपने, फिर आपको 0.254902 आया। हाँ, कहां से आया ये? 650 डिवाइडेड बाय 25,000, ओके, सॉरी 2,550। हाँ, वेरी गुड। अब मेरे को बताइए कि जो आगे का है दैट इज 166, ये कहां से आया? 650 इंटू 0.25। 4902। हाँ, बराबर है। अब ये दोनों की दोनों चीज आ गई, मतलब पुराना प्राइस वेटेड 310 था, नया प्राइस वेटेड 532 है। तो 532 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 171। मतलब जो पहले 100 था वो अब 171.7268 हो गया। सर 310 कैसे आया? टोटल कर ले बेटा, 18 प्लस 72 प्लस 162 प्लस 8 प्लस 50। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, और बोल, और बोल। अच्छा, आंसर 310 और ये 100 का क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट कीजिए। देखो कैसा है, दो टाइप के बेस प्राइस होते हैं। बेस प्राइस दो प्रकार के होते हैं, एक जब स्टार्ट हुआ था तब का बेस प्राइस, हाँ, और एक होता है कल का क्लोजिंग स्टॉक, आज का ओपनिंग स्टॉक बेस प्राइस। कल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब आज का ओपनिंग। अब इन लोग ने जो एग्जांपल दिया इसमें क्या बोला है, 1995 में जो वेट था 310, 1995 का प्राइस जो था 310, दैट इज 100, दैट इज 100। तो आज का 532 मतलब कितना? तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1995 में 100 का बेस था, वो अब 171.72 हो गया। अच्छा, नहीं आया समझ में या नहीं आया, पहले ये बता, क्योंकि हो सकता है और भी स्टूडेंट्स को क्वेरी हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा हो उनको। नहीं समझा सर, जो पहले चीज 100 रुपए में मिलती थी अभी 171 में मिल रही है। यस, अच्छा। क्योंकि पहले जो 100 रुपए की चीज थी हो सकता है उसमें 310 किलो मिल रहा हो, अब जो 100 रुपए में मिल रहा है हो सकता है 532, तो भाई कितना प्राइस बढ़ गया?
तो वो बता रहे हैं कि पहले 71 रुपीज 310 कमोडिटीज मिलती थी, अब 532 कमोडिटीज मिल रही, तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 171.72%। आया समझ में? यस। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? और कुछ क्वेरीज और कुछ? बेटा बहुत अच्छा हुआ साची ने एटलीस्ट पूछा। हो सकता है ये और भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रही होगी, लेकिन शर्मा के नहीं पूछ रहे हैं। पूजा ने भी हैंड रेज किया, वेरी गुड। पूजा बोलो। Sir, can you share this PDF, the entire PDF which you're teaching us? ना मुन्नी ना, बेटा यही चीज आपके नोट्स में है, वही है But this is, the examples are different. ना। एवरीथिंग No, एवरीथिंग sir, it is different. You can ask any student. It is different. कहाँ से डिफरेंट है? The आप लोग one, the PDF which was shared, which we have taken printout, is totally different from what you show. ना, हाँ, there are changes. क्या बात कर रही है Yes, sir. रिचा? This table is also different what we have in our नहीं book. रे बेटू, रुक जा एक मिनट, रुक जा। रिचा, आर यू देयर? Yes, sir. रिचा, you must be having my number. No, sir. You can take it from sir. Okay, sir. और मेरे को आपका पीडीएफ आपको कौन सा मिला है ये बताइए प्लीज, जी सर। क्योंकि आपको जो पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड किया है मैं उसी में से आप लोगों को दे रहा हूँ। जी There सर। are- ओके। ठीक है, जी। और बताएं। So there are big changes somewhere. जैसे आज भी आपने जो explain किया ना, हम्म, तो लास्ट का जो पार्ट था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का, जो फर्स्ट ETF क्या था क्या नहीं था, दैट पार्ट इज मिसिंग फ्रॉम आवर बुक. ओए लो, मैंने तो उधर ही There से are कॉपी many पेस्ट things- किया है। नहीं there नहीं are बेटा, many things अगर which अगर are- आप लोगों को दूसरा कुछ मिला है तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके सर. क्योंकि मैंने वो उसी बुक से ये सब चीजें ली हैं, मतलब सेम कॉपी पेस्ट है। ओके. ठीक है, यस सर. तो मेरे हिसाब से आप लोगों की ये क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। और बताए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? No. चलिए फिर कल मिलते हैं विद चैप्टर नंबर 3। टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।